Good afternoon, students. My name Renu Saini, Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, Bharati Institute of Engineering and Technology. Our subject Manufacturing and Engineering, Manufacturing and Technology. Sorry, there is correction. So class start करते हैं. First of all, we discuss about cutting parameters. Cutting parameters, that means cutting velocity V. What is the cutting velocity? V is the largest of the relative velocities of the cutting tool or workpiece in turning. It is the speed of the workpiece while in drilling and milling. It is the speed of cutting tool. तो कटिंग स्पीड क्या है, जब वर्क पीस पर मशीनिंग होगी टूल से, कटिंग टूल से, ठीक है, तो वो एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसके पास में जिसके थ्रू क्या होगी, वो मशीनिंग होगी इन टर्निंग केस में, ठीक है. तो वही क्या होता है, इट इज़ द स्पीड ऑफ द कटिंग टूल. कटिंग स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वर्क सरफेस इन यूनिट टाइम विथ रेफरेंस टू द कटिंग एज ऑफ द टूल. तो कटिंग स्पीड क्या होता है, ये एक डिस्टेंस होती है जो वर्क द्वारा ट्रेवल की जाती है यूनिट टाइम में. किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस टू द कटिंग एज के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है यूनिट टाइम में. कटिंग स्पीड ऑफ ए कटिंग टूल कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच इट्स कटिंग एज पासेस ओवर द सरफेस ऑफ द वर्क पीस इन यूनिट टाइम. तो हम इसकी अदर डेफिनेशन भी बता सकते हैं. A cutting tool can be defined as the rate at which its cutting edge passes over the surface of the workpiece in unit time. It is normally expressed in terms of surface speed, referred to as speed v, denoted and expressed in meters per minute. तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर मिनट होगी, ठीक है. और इसको हम सरफेस स्पीड भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं. आई मीन इन टर्निंग इट इज़ गिवन बाय द सरफेस स्पीड ऑफ द वर्क पीस, ठीक है. अगर टर्निंग के केस में होगा तो ये केस क्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, v इक्वल्स टू आर ओमेगा. टर्निंग के केस में क्या होता है, एक सर्कल है, सर्कल के केस में वेलोसिटी क्या होती है, जब ओमेगा से क्या करे, रोटेट करे, ठीक है. तो v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, r इंटू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2πn/60, ठीक है. तो यहाँ पे हम 2πn/60 पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, πdn/1000. जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर मिनट में. और ये तभी मिलेगी जब हम जो d की वैल्यू पुट करेंगे वो किस में करेंगे, मिलीमीटर में पुट करेंगे. d इन मिलीमीटर, n इन rpm, ठीक है. तो आपको ये जब ये फॉर्मूला यूज़ में लो आप, तो d का ये जो d है, जो डायमीटर है, वो मिलीमीटर में ही रखनी है वैल्यूज़. डी है डायमीटर ऑफ वर्क पीस, एन आरपीएम ऑफ स्पिंडल, वी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो कि होती है रेडियन पर सेकेंड. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द फीड. तो मैंने आपको बताया था जब क्लासेस स्टार्ट हो रही थी कि फीड और डेप्थ ऑफ कट की मैं डेफिनेशन आपको बता दूंगी. तो आज मैं बता रही हूँ आपको. व्हाट इज़ फीड. द फीड इज़ द डिस्टेंस एडवांस्ड बाय द टूल इनटू और अलोंग द वर्क पीस इन ईच टाइम the tool point passes a certain position in its travel over the space surface, ठीक है. तो फीड, व्हाट इज़ द फीड. फीड क्या है, एक डिस्टेंस है जो टूल के द्वारा क्या की जाती है, कवर की जाती है वर्क पीस ईच टाइम में. तो वो क्या होता है, आपका फीड होता है. दैट मीन्स हम कितना फीड ले रहे हैं इन केस ऑफ टर्निंग. अगर हम टर्निंग की बात करें, फीड इज़ द डिस्टेंस दैट टूल एडवांसेज इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द वर्क पीस. दैट मीन्स ये बोल रहा है कि अगर हम 1 रिवोल्यूशन लेंगे उस केस में जो टूल है वो कितना मूवमेंट करेगा, यानी कि टूल जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, वो क्या होता है, आपका फीड होता है. यानी कि एक रिवोल्यूशन पर टूल कितना कवर कर रहा है, कितनी डिस्टेंस आगे चल रहा है, ठीक है, या लेफ़्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है. तो वो क्या होता है, आपका फीड होता है. तो ये हो गया टर्निंग के केस में. फीड को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो यूनिट्स होती है वो मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन होती है. फीड इन मिलीमीटर पर मिनट भी हो सकती है. तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फीड इन मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन इनटू कैपिटल एन. इसको आरपीएम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ कट. तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस
थ्रू विच द कटिंग टूल इज प्लंग्ड इनटू द वर्क पीस सरफेस। यानी कि डेप्थ ऑफ कट वो होता है जब हम जो टूल को है वो वर्क पीस में क्या करेंगे, प्लंग करेंगे, ठीक है। तो उसको यहाँ से सेट करेंगे, तो जो जितनी डिस्टेंस में हम उसको सेट करिए हमें कट करना, तो वो क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट। Thus, it is the distance measured perpendicularly between the machined surface and the unmachined surface। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको टी बताया था, हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, ये वर्क पीस है और ये शेयर प्लेन है और यहाँ से ये टूल चिप, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है मशीन्ड और अनमशीन्ड, ये मशीन्ड सरफेस और ये अनमशीन्ड सरफेस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, आपकी डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर, ठीक है, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई 2 फॉर टर्निंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, कार्बाइड टूल is used to machine a 30 millimeter diameter steel shaft at a spindle speed of 1000 revolutions per minute, the cutting speed of the above turning operation। तो हमें गिवन डेटा क्या था, डायमीटर ऑफ स्टील शाफ्ट 30 मिलीमीटर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, जो टर्निंग ऑपरेशन है उस केस में हमें कटिंग स्पीड निकालनी है। तो कटिंग स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, कटिंग स्पीड v क्वेश्चन क्या आएगा, पाई dn/1000। डी को हमें mm में पुट करना और हमें mm ही दे रखा है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये मैंने वैसे आपको करवा दिया, तो एक बार आप इसके नाम वगैरह वो उसकी डेफिनेशन वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक बार देख सकते हो, ये आपका, एक मिनट, ये आपका रेक फेस होता है, ठीक है। और ये वाला जो फेस होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फ्लैंक फेस, प्रिंसिपल एज, प्रिंसिपल कटिंग एज, इसको बोलते हैं सैंक, दिस इज सैंक एंड दिस इज नोज, दिस इज प्रिंसिपल फ्लैंक फेस। और जो ये एज होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल कटिंग एज, और इसे कहते हैं हम ऑक्सिलरी फ्लैंक फेस। टू पार्ट्स ऑफ द कटिंग टूल कौन कौन से हैं, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टू पार्ट्स है, शैंक और फ्लैंक फेसेस। 3 फेसेस ऑफ शैंक, जो यानी कि शैंक की 3 फेसेस है, कौन कौन से हैं, रेक्स फेस, प्रिंसिपल फ्लैंक फेस, ऑक्सिलरी फ्लैंक फेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग एज। कटिंग एज कौन कौन से 2 कटिंग एजेज है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंड ऑक्सिलरी कटिंग एज। तो इनकी डेफिनेशन है, व्हाट इज शैंक, शैंक द मेन बॉडी ऑफ टूल, इट इज़ पार्ट ऑफ टूल विच इज ग्रिप्ड इन टूल होल्डर। फेस टॉप सरफेस ऑफ टूल बिटवीन शैंक एंड पॉइंट ऑफ टूल, चिप फ्लो along this surface। Flank portion of tool which faces the work, it is surface adjacent to the below and the cutting edge when tool lies in a horizontal position। Point wedge shaped portion where face and flank of tool meet। Base bearing surface of tool on which it is held on a tool holder। Nose radius, cutting tip which carries a sharp cutting point, nose provided with radius to enable greater strength, increase tool life and surface life। टिपिकल वैल्यू 0.4 mm to 1.6 mm। तो ये डेफिनेशंस है इसकी शैंक, फेस, फ्लैंक, पॉइंट, बेस और नोज रेडियस की। मैंने आपको इसको डायग्राम में दिखा दिया। जो नोज रेडियस हम रखेंगे वो कौन सा रखेंगे, 0.4 mm to 1.6 mm। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक और एग्जांपल है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी मैंने आपको शियर स्ट्रेन रेट के बारे में बता रही थी, ठीक है। तो मैं आज इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी व्हाट इज़ शियर स्ट्रेन रेट। तो मैंने एग्जांपल लिया है, ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विथ 12 डिग्री रैक एंगल इज यूज्ड फॉर ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑफ ए डक्टाइल मटेरियल। तो मटेरियल कौन सा लिया है, डक्टाइल लिया है, टूल कौन सा लिया है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, रेक एंगल कितना लिया है, 12 डिग्री, और मशीनिंग कौन सी हो रही है, ऑर्थोगोनल मशीनिंग। द शियर प्लेन एंगल फॉर द थ्योरेटिकली मिनिमम पॉसिबल वैल्यू शियर स्ट्रेन टू अक्कर। यानी कि ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि मिनिमम शियर स्ट्रेन रेट क्या होगी, गामा की वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम शियर स्ट्रेन रेट, ठीक है। उस केस में क्या होगी, जब प्लेन एंगल है वो क्या है
तो आप लोग देख सकते हो सॉल्यूशन के अंदर हमें अल्फ़ा दिया हुआ है। कटिंग CH रेट गामा इक्वल्स टू होता है कोट 5 प्लस टेन 5 माइनस अल्फ़ा में वैल्यू दी हुई है, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला मेरा लिखवाया हुआ है आपको। तो फॉर मिनिमम, अगर मिनिमम की केस में पूछा तो हम क्या करेंगे, गामा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो डी गामा अपॉन डी फाई ये होता है आपका शेयर एंगल, ठीक है। तो कोट 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर 5, टेन 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर 5 माइनस 12, ठीक है। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा साइन 5 इक्वल्स टू कोस 5 माइनस 12। हम क्या करेंगे, साइन 5 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 5 इक्वल्स टू कोस 5 माइनस 12, ठीक है। अब कोस को हम इक्वल कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 12 को इक्वल करेंगे 90 माइनस 5 से। तो यहाँ से हम वैल्यू 5 की निकाल सकते हैं, यानी कि ये 5 शेयर प्लेन एंगल मिनिमम प्लेन एंगल है, जहाँ पर हम क्या निकालेंगे, CH स्ट्रेन रेट। तो हम जानते हैं CH स्ट्रेन रेट गामा इक्वल्स टू क्या होता है, कोट 5, ठीक है। कोट 5 की वैल्यू 51 डिग्री प्लस टेन 5 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से हमें गामा मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वेदर अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 और नॉट CH स्ट्रेन रेट विल बी मिनिमम इफ़ एंड ओनली इफ़ R इक्वल्स टू 1 थ्योरेटिकली। तो ये ऐसे कह रहा है कि अगर अल्फ़ा 0 हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपका R है, रेशियो है, वो इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम दोबारा से क्या करेंगे, जो अब वो इक्वेशन है उसको, जैसे कोस 5 माइनस 12 इक्वल्स टू साइन 5 था, कोस 5 माइनस 12 को हम ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे तो हमें टेन 5 इक्वल्स टू क्या आएगा, कोस 12 माइनस अपॉन 1 माइनस साइन 12, ठीक है। और हम जानते हैं टेन 5 इक्वल्स टू था आर कोस एल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन एल्फा। अब इन दोनों, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे, ठीक है, इनका कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर देखो r इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो है टेन 5 जो हमने फॉर्मूला इससे निकाला है न्यूमेरिकल से, तो ये r पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि अगर ये r इक्वल्स टू 1, यानी कि r इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, अल्फ़ा पर डिपेंड नहीं करता, अल्फ़ा चाहे कितना भी हो सकता है। तो ये हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, टूल ज्योमेट्री। सपोज मैंने आपको ये एग्जांपल करवा रही हूँ, ठीक है, 8 14 6 6 6 15 और 1। तो ये क्या क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये होता है, स्टार्ट में आते हैं रैक एंगल, फिर आता है आपका रिलीफ एंगल, फिर आते हैं आपके कटिंग एज एंगल, और फिर बाद में आपका आता है नोज रेडियस, ठीक है। तो 6 तो एंगल्स होते हैं आपके और 1 रेडियस होती है। तो आपका 6 एंगल्स कौन कौन सा हो जाएगा, 8 क्या है आपका, बैक रैक एंगल इज़ 8 डिग्री, साइड रैक एंगल इज़ 14 डिग्री एंड रिलीफ एंगल इज़ 6 डिग्री, साइड रिलीफ एंगल इज़ 6 डिग्री एंड कटिंग एज एंगल इज़ 6 डिग्री, साइड कटिंग एज एंगल इज़ 15 डिग्री एंड नोज रेडियस इज़ 1 mm, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया हो, तो आज दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आपका क्या है, वर्क पीस है, दिस इज़ द वर्क पीस, दिस इज़ द वर्क पीस। टूल, ये VC है कटिंग वेलोसिटी, टूल रिलेटिव टू द वर्क पीस, VS है शेयर वेलोसिटी एंड VF है चिप फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको जो वेलोसिटी रिलेशनशिप है वो कैसे आएगा, अब देखो यहाँ से ये डायरेक्शन, 1 सेकेंड, यहाँ से VC, ठीक है, इसके बाद में VS, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर डायग्राम में, और ये VF। तो अब हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी रिलेशनशिप निकालेंगे वो इसी ट्राइंगल से निकालेंगे, और ये ट्राइंगल कैसे बना आपका, जैसे आपका ये है VC, ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ाया हमने और इसको आगे की तरफ बढ़ाया और ये इसको इस तरफ, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो जो ये एंगल बन रहा है, दोबारा से दिखाती हूँ, ये वाला एंड ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये कौन सा एंगल बन रहा है आपका,
इसी एंगल को हम यूज़ में लेके क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, वेलोसिटी रिलेशनशिप। कौन कौन सा वेलोसिटी है, वी एफ फ्लो वेलोसिटी, चिप फ्लो वेलोसिटी वी एस, शियर वेलोसिटी वी सी, कटिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से, ये मैंने समझा दिया आपको। ये आपका आएगा वी सी, ठीक है, ये आप दिखाई दे रहा है, ये वी सी है आपका, ये वी एस आया था और ये वी एफ आया था, ठीक है। तो यहाँ से आप जानते हो जो ये वाला एंगल होता है, 1 मिनट, ये इससे और वी एस से, वी एस और वी सी कितना एंगल बना रहा है, 5 एंगल बना रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये एंगल 5 है, ये एंगल 90 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल अल्फ़ा, अब ये अल्फ़ा एंगल कैसे आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर से वी एफ, ये एंगल रेक एंगल कितना होता है आपका अल्फ़ा, तो ये एंगल अल्फ़ा है आपका, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 90 माइनस अल्फ़ा। तो आप लोग ये इजीली समझ सकते हो यहाँ से। अब देखो एनालिटिकल, अब हम क्या करेंगे, आपने साइन रूल पढ़ा होगा। अगर वी सी है, वी सी साइड है, तो वी सी साइड के सामने जो एंगल है वही क्या आता है, साइन के साथ में। जैसे सपोज करो मैं आपको साइन रूल बताती हूँ। सपोज करो ये ट्राइंगल है, इसकी साइड ए, ये बी, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी, ठीक है। ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो ये साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल ये कहता है कि साइन ए, यानी कि ये जो ए साइड है इसके सामने वाला एंगल साइन ए अपॉन इसके सामने वाली साइड ए इक्वल्स टू ऐसे क्या आएगा, साइन बी अपॉन बी। तो ऐसे आपके ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, वी सी अपॉन वी सी की जो सामने एंगल है वो कितना है, साइन 90 माइनस 5, ठीक है। ये टोटल एंगल कितना आएगा आपका, साइन 90 माइनस 5 प्लस एल्फ़ा। तो हम इसको ओवरऑल लिख दें ऐसे, वी एस के सामने कौन सा एंगल है, 90 माइनस एल्फ़ा। तो वी एस साइन 90 माइनस एल्फ़ा इक्वल्स टू वी एफ अपॉन साइन 5। यहाँ से हम ये रिलेशन साइन 90 माइनस को क्या लिख सकते हैं, कोस 5 माइनस एल्फ़ा, ये साइन 5 ये कोस 5। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया वी सी, वी एफ और वी एस का। तो हम यहाँ से वी एफ निकाल सकते हैं। वी एफ का मतलब चिप फ्लो वेलोसिटी, वो क्या आएगा, इसको और इस टर्म को इक्वल करेंगे तो हमारे पास में आएगा वी सी साइन एल्फ़ा अपॉन कोस 5 माइनस एल्फ़ा, ठीक है। और हम जानते हैं अगर हम वी एफ अपॉन वी सी करेंगे, ठीक है, वी एस अपॉन वी सी करेंगे तो ये क्या होता है आपका आर होता है, वी एफ अपॉन वी सी आपका क्या होता है, आर होता है। तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, साइन 5 अपॉन कोस 5 माइनस एल्फ़ा, ऐसे वी एस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वेलोसिटी रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कटिंग फोर्सेस, ठीक है। तो कटिंग फोर्सेस कैसे अप्लाई हो रहे हैं, तो अगर हम 2D में देखें, यहाँ से ये है आपका एफ टी और इस तरफ फोर्स लग रहे हैं। ये एफ सी आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल कटिंग स्पीड फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी। एफ सी का मतलब होता है टेंजेंशियल टू द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट कटिंग स्पीड। एफ टी थ्रस्ट फोर्स और फीड फोर्स। एफ आर रेडियल फोर्स विल टेंड टू पुश द टूल अवे फ्रॉम द वर्क विच में कोज चैटर। तो अब यहाँ पर हमें 3 फोर्सेस मिल रहे हैं, एफ टी, एफ सी और एफ आर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एफ सी कटिंग फोर्स एक्टिंग इन वर्टिकल प्लेन एंड इज टेंजेंशियल टू द वर्क पीस, ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल
फीड फोर्स 67% इफेक्ट रहता है इसका। FT आपका होता है फीड फोर्स और थ्रस्ट फोर्स और एक्सियल फीड फोर्स। तो इसके 3 नाम होते हैं, एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, FC एक्टिंग इन वर्टिकल प्लेन, FT एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, पैरेलल टू द वर्क एक्सिस, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं FR दैट मीन्स रेडियल फोर्स और रेडियल फीड फोर्स, also acting in the horizontal plane but along the radius of the workpiece, that is along the axis of the tool which will push away from the work। इसका जो इफेक्ट रहता है वो 6% रहता है। फीड फोर्स या थ्रस्ट फोर्स या एक्सियल फोर्स फीड का जो इफेक्ट रहता है वो 27% रहता है। और आपका जो नेक्स्ट है कटिंग फोर्स का वो 67% रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफ का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, FT एक्सियल फीड फोर्स, FC एंड देन FT रेडियल, FR रेडियल फीड फोर्स और FT टेंजेंशियल फीड फोर्स। आप ये करेक्शन कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है। नेक्स्ट वन आपका वर्क पीस टर्निंग। ठीक है, तो यहाँ से ये FT अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर कौन सा अप्लाई हो रहा है, FC। तो ये डायग्राम देख सकते हो आप। अब इसका हम क्या करेंगे, FT एंड देन FC और F आपका क्या है, टर्निंग फोर्स फॉर ऑर्थोगोनल मॉडल। तो ये मैंने आपको इनके डायरेक्शन वगैरह लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, तो आप लोग देख सकते हो, अभी मैं बता दिया है। मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन, तो चिप फॉर्मेशन के केस में भी आपके जो मैकेनिज्म है कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स F एंड नॉर्मल फोर्स टू फ्रिक्शन N, shear force Fs and normal force to shear Fn। ये है। ठीक है, यहाँ से आपको पता है ये शेयर प्लेन है, तो शेयर प्लेन के Fs फोर्स लगेगा और शेयर प्लेन के जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स टू शेयर प्लेन, 2 फोर्सेस लेंगे और इनका रिजल्टेंट हमने R' लिया है। ऐसे आपका चिप के केस में होगा, हमने फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा इस तरफ चिप के कारण। ठीक है, और यहाँ पर और इसके परपेंडिकुलर फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स फ्रिक्शन N लगेगा। तो यहाँ से मैं जो रिजल्टेंट मिलेगा वो R मिलेगा और ये जो एंगल बना रही है बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये फाई एंगल, और बाकी तो एज इट इज़ सेम है जो मैंने बताया था आपको। इट इज़ एज्यूम्ड दैट द रिजल्टेंट फोर्स R and R' are equal and opposite in magnitude and direction and are co-linear। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो जो ये है ये क्या है, co-linear है R और R'। ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, जबकि जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। For the purpose of analysis, the chip is regarded as an independent body held in mechanical equilibrium by the action of 2 equal and opposite forces। तो हम ये बोल सकते हैं इस एनालिसिस के थ्रू कि the chip is regarded as an independent body held in mechanical equilibrium by the action of 2 equal and opposite forces। यानी कि हम कोई भी बॉडी को हम है ना इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। जब हम उस पर अप्लाई फोर्स करेंगे, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। R द टूल एक्जर्ट्स अपॉन द चिप, R' द टूल वर्क पीस एक्जर्ट्स अपॉन द चिप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग फोर्सेस। तो हमने वहाँ पर देखा था वही है सेम एग्जैक्टली। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर F कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगा था, N नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स और ये R रिजल्टेंट आया था। ऐसे ही Fs फोर्स लगा था शियर फोर्स। ठीक है, उसके बाद उसका जो नॉर्मल Fn शियर नॉर्मल शियर फोर्स, फिर इसका जो रिजल्टेंट R', दोनों का रिएक्शन सेम है। और एक और मिला था हमें FC फोर्स, कौन सा था FC फोर्स, याद है क्या, कटिंग फोर्स। FT टेंजेंसी या थ्रस्ट फोर्स और R' इनका रिजल्टेंट मिला था। वी नो टूल ज्योमेट्री एंड टाइप ऑफ वर्क
piece material, and we wish to know Fc cutting force, Ft thrust force, F friction force and normal force, Fs shear force, Fn force normal to shear. एंगल बिटवीन R एंड N इज बीटा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स, वेक्टर एडिशन ऑफ एंड F एंड N। तो हम ये बोल सकते हैं, ये लैंग्वेज में अभी जो डायग्राम में देखा था सेम एज इट इज़ वैसे ही है। वेक्टर एडिशन ऑफ एफ एस एंड रिजल्टेंट आर डेस forces acting on the chip must be balanced. R dash must be equal in magnitude to R. R dash must be opposite in direction to R. और ये ऐसे कह रहा है कि अगर जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होगी तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए ये है कि जो रिजल्टेंट आर डेस है वो आर, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए आर, और आर डेस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए, और आर डेस और आर है वो को लीनियर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आर डेस इक्वल्स टू माइनस का आर। तो इस केस में क्या होगा, जो बॉडी होगी ये जब या फिर जो चिप होगी वो क्या होगी, बैलेंस होगी। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप म्यू इक्वल्स टू एफ एन होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन एंगल रिलेटेड टू चिप, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज फॉलोज, म्यू इक्वल्स टू 10 बीटा। ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से नहीं समझ में आया, डायग्राम में जाके देखो। यहाँ पर देखो एफ और एन कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, एफ और एन यहाँ है, एफ और एन यहाँ है। ठीक है, तो 10 बीटा कब आएगा, जब ये एंगल क्या है, बीटा है। तो 10 बीटा का कैसे आएगा, एफ और एफ अपॉन एन, और एफ अपॉन एन क्या होता है, म्यू होता है। आप देख सकते हो। अब है कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स। एफ एंड एफ, ये ऐसे कह रहा है कि एफ एन एफ एस एफ एन कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। फोर्स इज एक्टिंग ऑन द टूल दैट कैन बी मेजर्ड। एफ कटिंग फोर्स एफ सी एंड थ्रस्ट फोर्स एफ टी, यानी कि हम एफ सी और एफ टी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एफ एन एफ एस एफ एन कैलकुलेट नहीं कर सकते। द फोर्स एक्टिंग ऑन द चिप इन ऑर्थोगोनल कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में ये सेम आप देख सकते हो यहाँ पर। F a shear force which acts along the shear plane is the resistance to shear or the of the metal in forming the chip. Fn force acting normal to the shear plane is the backing up force on the chip provided by the workpiece. F frictional resistance of the tool acting against the motion of the chip as it moves upward direction. ये आपका सेम आप देख सकते हो ऑर्थोगोनल जितने भी फोर्सेस अप्लाई। और इसके बाद में हम बात करेंगे एमएसटी मर्चेंट सर्कल की।